गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका इस एजुसेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम अपना कर रहे थे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक हमने अपनी 4 वीडियोस देख ली हैं और उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, उनकी डिस्कवरी के बारे में और उसके बाद जो एटम का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर फिक्स है, एटम के अंदर कोई घूम रहा है, कोई न्यूक्लियस के अंदर है, दैट वी ऑल स्टडी। एंड इन द लास्ट वीडियो, इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द एनर्जीज एंड द रेडियस ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमने देखा था क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के डायरेक्टली कुछ प्रोपोर्शनल है, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ n स्क्वायर के, कोई एटॉमिक नंबर के एंड ऑल दैट। मतलब हमने क्या किया था, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो उसमें हमने एनर्जीज कैलकुलेट की थी, रेडियस कैलकुलेट किया था। आई हैव गिवन यू द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो एंड आई थिंक सो कि आप सबको समझ में आ गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। Then we studied about the dual behavior of the matter, that is the particle nature as well as the wave nature, जो कि microscopic particles के लिए जो है valid, macroscopic के लिए valid नहीं है, because जो mass होता है that is too large, so lambda is less and we cannot see the wave nature of the macroscopic जो बड़े particles हैं उनकी हमें wave nature नहीं दिखाई देती। ठीक है, देन इन द लास्ट वी स्टडीड अबाउट द हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने हमें थोड़ा सा नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम की तरफ हमें प्रमोट किया। उसने बोला कि वी कैन नॉट कैलकुलेट और वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन और द वेलोसिटी ऑफ अ मैटर साइमल्टेनियसली। द वर्ड पर्टिकुलर साइमल्टेनियस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इकट्ठी दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते और इससे रिलेटेड हमने इक्वेशन देखी थी एंड देन वी डिड द न्यूमेरिकल्स। Now today we will start with the next and the final model of the atom, that is the quantum mechanical model of the atom. Quantum mechanical model ने क्या किया, आपको नो डाउट अबाउट इट कि एनर्जीज का, रेडियस का जो भी कॉन्सेप्ट था that was valid and that is valid for an atom. ठीक है, बट अब उसने, जब हिंसबर्ग ने ये बोल दिया कि हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक ही टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो वो रोटेट कर रहा है, वो ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, बट वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है, कहाँ पर प्रेजेंट है और उससे रिलेटेड और जानकारी पर्टिकुलर, जैसे हमने ये बोला हमारे घर का ये एड्रेस है, हम हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, हम सेक्टर 1 में रहते हैं, हमने ये भी नहीं बोला, हमने ये बोल दिया हम रोहतक में रहते हैं, हमने ये बोल दिया हम दिल्ली में रहते हैं, हमने ये बोल दिया हम बॉम्बे में रहते हैं। बॉम्बे तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ऑर्बिटल 1 में, ठीक है, ऑर्बिट 1 में, शेल 1 में, ठीक है, मतलब बॉम्बे में है। बट अब बॉम्बे में कहाँ ढूंढोगे उसको, समझ रहे हो ना बात की। बॉम्बे इतना बड़ा है, दिल्ली इतना बड़ा है, कोई भी शहर, कोई भी इवन गांव भी इतना बड़ा है, तो उसको कहाँ ढूंढोगे। तो डेफिनेटली वी नीड सम मोर एड्रेस अबाउट दी दैट ह्यूमन बीइंग एंड पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ऑर्बिटल की, ये सॉरी, इलेक्ट्रॉन की और प्रॉपर्टीज के बारे में, एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में भी हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, जिसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, इट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी। उसने ये बोला कि ये प्रोबेबिलिटी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पे, इस टाइम पे, इस प्रोबेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमें किसी ने बताया कि बॉम्बे में है और गेटवे ऑफ इंडिया के पास में है हमारा। अब गेटवे ऑफ इंडिया थोड़ा सा हमें पता चल गया कि हाँ उसके आसपास है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी जो है घर ढूंढने की, गेटवे ऑफ इंडिया इज द मेन थिंग। ठीक है, तो उसकी हमने क्या की, प्रोबेबिलिटी गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास मैं मान के चल रही हूँ कि अगर दो कोई गली जा रही है तो वहां पर उस इंसान की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाली। उसने ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर किस टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, बट यस, ही डील्स विद द सेम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल। उसने एनर्जीज का, रेडियस का जो भी कैलकुलेशन बोर ने और रदरफोर्ड ने किया था, ही कॉन्टिन्यूड विद दैट। उसने उसको कोई चेंज नहीं किया, ही कॉन्टिन्यूड विद दैट।
तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस या क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? होती है क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है। एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है? दैट डील्स विद द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द मैटर, दैट इज वेव प्लस पार्टिकल। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास लैम्डा भी आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी आ जाएगा, और एक एनर्जी आ जाएगी जिसमें हमने बोला वो इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी। तो ये दोनों इक्वेशन जो है अगर किसी मैटर के लिए वैलिड है तो हम ये कहेंगे कि वो कौन सा वो मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय वर्नर हिंसबर्ग, जिसने हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, एंड इरविन श्रोडिंगर। The Schrödinger name is the main name which developed the quantum mechanical model of the atom. हर जगह आप जब जहां क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, अभी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है। फर्दर ऑन आप जैसे ही बड़ी क्लासेस में जाओगे, इफ यू विल कंटिन्यू विद योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, देन यू विल हैव अ सब्जेक्ट, फुल सब्जेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कंप्लीट सब्जेक्ट होगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स का, और उस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या आएगा? श्रोडिंजर आएगा। क्या आएगा? श्रोडिंजर, ओनली श्रोडिंजर, ओनली एंड ओनली श्रोडिंजर। ठीक है, तो श्रोडिंजर ने ये सारी चीजें क्या की? एक्सप्लेन की, और उसको क्या हुआ? नोबेल प्राइज भी मिला इन 1933 फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ द एटम एंड द इक्वेशन ही हैज गिवन। तो अब क्या है कि उसने श्रोडिंजर ने क्या बोला? For a system such as an atom whose energy does not change with time, ऐसा सिस्टम उसने लिया जिसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। दैट मीन्स वो उसने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया? वही वाला मैक्सवेल प्लैंक्स कांस्टेंट वाला, कि जो उसने बोला था कि एनर्जी जो है वो फोटोन्स और क्वांटा में वो हो रही है, निकल रही है, नॉट कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, ऐसा उसने सिस्टम लिया, और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन उसने दी, एच साई इज इक्वल टू ई साई, और दिस इज नोन एज साई। ठीक है, ये क्या है? साई। इस तरीके से आपको इसको बनाना है यू, और बीच में एक ऐसे लाइन लगा देनी है, दिस इज साई बेसिकली। और ये एच क्या है? एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर ईच सिस्टम। अभी सिस्टम क्या है, अभी मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ आपको। तो दिस इज सिंपली यू हैव टू से दैट एच इज नोन एज, एच के ऊपर ना कई बार आपको ऐसे कैप भी मिलेगी, और ई के ऊपर भी इस तरीके से कैप मिलेगी, बिकॉज ये आई थिंक जर्मन साइंटिस्ट था, और जर्मन में एच को इस तरीके से ऊपर डैश लगा के लिखते। ठीक है, ये डैश मतलब ये कैप से उल्टा भी आप लगा लेंगे इसको। तो दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दिस इज सिंपली ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स किसी के ऊपर ऑपरेट करना। जैसे कि क्या हुआ कि ऑपरेशन हो रहा है आपका, तो आपके ऊपर ऑपरेट हो रही है ना चीजें, तो यू आर द ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ई हो गई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में ऑब्वियसली दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हमें दोनों की दोनों ये एनर्जीज हमें लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये साई जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। आई बात समझ? अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी ये जो इक्वेशन है, ये मैंने जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज नॉट इन योर कोर्स बट आई एम टेलिंग यू, ये इक्वेशन अब उसने क्या किया कि ये चीज एच साई इज इक्वल टू ई साई, उसने बड़े सारे सिस्टम्स लिए। उसने सीधा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, उसने क्या लिया? जैसे कि एक 1 डायमेंशनल बॉक्स ले लिया, 3 डायमेंशनल बॉक्स ले लिया, उसके अंदर उसने हाइड्रोजन एटम को रख दिया। ठीक है ना, ऐसे ही उसने और भी बहुत सारे उसने जो है सिस्टम्स लिए जिसके अंदर उसने हाइड्रोजन एटम को रखा, एंड देन ही फाउंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि कहाँ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि कहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो उसने क्या किया? ये 1 डायमेंशनल एक 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर उसने हाइड्रोजन एटम को रखा, एंड ही फाउंड आउट दिस इक्वेशन डेल स्क्वायर साई। डेल है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूज करते हैं, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर, प्लस 2m अपॉन एच नॉट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये h कोट क्या है? हम h पढ़ चुके हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। तो h अगर h/2π जगह जगह यूज हो रहा था जब कैलकुलेशन उन्होंने बहुत सारी की, तो ही कॉल्ड इट एज h कॉट। दिस इज नोन एज h कॉट। कॉट वो मैथ्स वाला नहीं है कॉट, कि कहीं तुम कॉट साइन थीटा कॉस थीटा वाला कॉट लगाने लग जाओ, नहीं, दिस इज जस्ट जनरली नोन एज h कॉट।
दिस इज नॉट मैथ्स वाला साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वाला कॉट थीटा वाला नहीं है ये, बी केयरफुल. दिस इज द नेम ऑफ दिस एक्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज reduced Planck's constant. But this is known as reduced Planck's constant. ठीक है, इसकी क्या वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी इसकी Planck's constant की? Yes, very good. 6.626 into 10⁻⁻34 joules second. ठीक है, ये इसकी हमारी वैल्यू. तो अब हमारे पास ये इक्वेशन एक आ जाती है. अगर यहाँ पर h कॉट की जगह पे आप h पाई 2 पाई रखेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल बॉक्स. अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स होगा तो ये दोनों जो ये वाली जो आपकी y और z वाली डायमेंशन है वो हट जाएंगी, बट दिस इक्वेशन विल रिमेन सेम. इसमें एनर्जी की अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू तो ये इस तरीके से आती है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर. जो ये l है ये लेंथ है उस 1 डायमेंशनल बॉक्स की, और ये n जो है ये उसका किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. h हमें पता है, 8 हमें पता है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इस तरीके से उसने एनर्जीज कैलकुलेट की एंड ही फाउंड आउट व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, solution gives possible energy levels that an electron can occupy and corresponding wave function. मतलब उसने जब हमने इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, जैसे कि आप सिंपल एक इक्वेशन ये वाली मैथ्स वाली लेके चलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इक्वेशन लेके चलते हो ना, जिसमें हमारे पास क्या है, x एक फंक्शन होता है. इसी तरीके से यहाँ पर साई एक फंक्शन है और हमें ए बी सी की वैल्यूज, यहाँ पर हमें ये एक्स की वैल्यूज निकालनी होती है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज दे रखी होती हैं. तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन होती है. इसी तरीके से यहाँ पर हमें ये इक्वेशन है, किसने दी, श्रोडिंगर ने दी, और दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ साई फॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन. ठीक है, जैसे सिंपल ये इक्वेशन से आप कैलकुलेट करते हो एक्स की वैल्यू, ऐसे इस इक्वेशन से आपको साई की वैल्यू और ई की वैल्यू यू कैन इजीली कैलकुलेट. ठीक है, इसके बहुत सारे आगे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी डेरिवेशंस हैं. वी कैन नॉट डिस्कस एट दिस स्टेज बिकॉज यू आर जस्ट इन द 11th क्लास. जैसे जैसे एक्सटेंड आपका होता चला जाएगा 12th में थोड़ा बहुत आगे डिटेल आ जाएगी. एंड ऑल्सो जब आप केमिस्ट्री को फॉरवर्ड कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट, अगर आपको बीएससी में या किसी भी उसमें, देन यू विल हैव दिस डिस्कशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज इक्वेशंस. Now these quantized, अब these what is this quantized? Quantized मतलब जिसकी एनर्जी फिक्स है. Quantized energy states and corresponding wave functions are characterized by set of 3 quantum numbers n, l and m. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कह रहा है कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं, वेव फंक्शंस हैं, इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट देम बाय द क्वांटम नंबर्स विच आर नोन एज n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस दी म्यूचुअल क्वांटम नंबर एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसकी जो डिटेल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या बताता है, ये क्या बताता है और ये क्या बताता है, किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये अभी इसके बाद हमारी ये डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे. ये समझ में आया? तो ये हमारे पास सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसने हमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है. ये अभी नहीं बताया, ये अभी मैं आपको ग्राफ कराऊंगी इसके 1s 2s ऑर्बिटल्स वगैरह के, देन वी विल कम टू नो. और यहाँ पर इसने जस्ट हमें ये बताया कि H इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, E is the energy, psi is the wave function, and particular wave function gives the values of the quantum numbers that is n, l and m. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. इसका थोड़ा सा और मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, तो अभी हम इसके बाद थोड़ा सा और नेक्स्ट देखते हैं. हुआ कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम कर रहे हैं. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मैं एक बात और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने लिखा H psi इज इक्वल टू E psi, इसमें बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि मैम ये साई से साई तो कैंसिल हो जाएगा. ऐसा नहीं होता, साई से साई ऐसा कैंसिल नहीं होता है. ये जो इक्वेशन है दिस इज लाइक कि ये इक्वल तो हमने यहाँ लगा दिया है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये इक्वल है, बट एक्चुअली जो है ये H यू कैन से इज ऑपरेटर ऑफ साई और E यहाँ पर इसका ऑपरेटर है, मतलब H मल्टीप्लाई बाय साई और यहाँ पर E मल्टीप्लाई बाय साई. तो ये ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है. ठीक है, चलो अब उसने और क्या चीज बोली कि वेव फंक्शन जो साई होता है ये मैथमेटिकल फंक्शन है. इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड डज नॉट हैव फिजिकल मीनिंग. कोऑर्डिनेट्स मतलब
एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, और इसका कोई अपना फिजिकल मीनिंग नहीं है। दूसरा उसने क्या बोला कि सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दैट इज वन विद वन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके के जो वेव फंक्शंस हैं, उसने वेव फंक्शंस को क्या नाम दे दिया? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो वेव फंक्शंस हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के वन इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है उनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और उसके बाद जब डिस्कवरी आई कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसमें उन्होंने क्या बोला? इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हुआ? जो साई स्क्वायर है, साई तो हमारे पास हो गया वेव फंक्शन हो गया, और साई स्क्वायर जो है दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। ऐसा क्यों है? अब ये देखो बच्चों, साई जो है दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट किसी भी चीज को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती है? बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100%। ठीक है, लेस देन 100 एंड यू कैन से ये प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज, हम क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100 और इक्वल टू भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अभी अब उसने बोला कि तो साई तो नेगेटिव भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती कभी भी। तो इसीलिए उसने बोला कि जो ये प्रोबेबिलिटी है वो किसने दिया? साई स्क्वायर। बिकॉज अगर तुम साई का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे हमेशा 4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर करोगे तो हमेशा +4 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या बोला कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें कौन बताता है? साई स्क्वायर बताता है, साई नहीं बताता। ठीक है, तो साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। और एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाज गिवन बाय अप्रोक्सीमेट मेथड। ये बहुत सारे बेटा मेथड होते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड है, उसके बाद इसकी अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, उसके बाद LCAO करके कोई मेथड होता है, ये ऑर्बिटल मेथड है। तो इसमें थोड़ा सा आप अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगी, तो यू विल जस्ट सी दैट इट इज गिवन बाय द अप्रोक्सीमेट मेथड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये XI इज इक्वल टू E साई, या जो मैंने del स्क्वायर साई अपॉन del स्क्वायर x स्क्वायर वाली जो इक्वेशन लिखी थी उसमें भी E आया था। तो दैट E कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो मिनिमम वैल्यू होगी एनर्जी की दैट इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या हुआ? जब पॉसिबल एनर्जी 0 नहीं हो सकती दैट मीन्स इट मीन्स मॉलिक्यूल और पार्टिकल कैन नेवर बी एट रेस्ट, क्योंकि एनर्जी किसके बराबर थी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इसके बराबर थी ना। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के जब ये बराबर थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये वो कह रहा है कि इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये हमेशा रेस्ट पे रहे, या कभी भी ये रेस्ट पे नहीं रह सकता। इट ऑलवेज हैव सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दिस वाज द मॉडल ऑफ द एटम। अब ऐसा नहीं है कि उसने ये यहीं पर मॉडल खत्म किया, अभी जो उसने ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर का, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो उसने हमें इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके दिया। उसके पास एक ही इक्वेशन थी XI इज इक्वल टू E साई, और इसी इक्वेशन को उसने सॉल्व करके हमें ऑर्बिटल्स की वैल्यू दी, हमें उसने ऑर्बिट्स की वैल्यू दी, हमें उससे प्रिंसिपल ये एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दी। सो ही हैज गिवन अस ऑल द वैल्यूज बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का साई पता है, वेव फंक्शन पता है, तो इसका मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, किस स्ट्रक्चर में है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो सब क्या होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज just a brief introduction about the Schrödinger and his equation, and which he solved for an atom and for the arrangement of atom. कैसे solve किया that is not in your course. ठीक है, समझ आई? तो now next we will start with the orbitals and subshells. ठीक है, तो we will start with क्या करना है? We have to study about the quantum numbers and the orbitals. अब एक चीज देखो, हमने एक घर है, ठीक है, घर है हो गया, घर के अंदर कमरे के अंदर सामान हो गया,
अब सामान मतलब जैसे अलमारी है, अलमारी के अंदर कुछ बुक्स पड़ी हैं, हमने बुक्स ढूंढनी है अगर, तो घर है, घर के अंदर कमरे में जाएंगे, कमरे के अंदर अलमारी में जाएंगे, अलमारी के अंदर हम बुक्स ढूंढेंगे। यही चीज हो गई। बिल्कुल सेम उसी तरीके से, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन का एक घर होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा बुक ढूंढनी है हमें, तो बुक किसी घर अलमारी के अंदर होगी, अलमारी किसी घर में होगी, कमरे में होगी, और कमरा किसी घर में। यही बात है ना। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन किसी किस में होगा? ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल किसी सबशेल में होगा, और सबशेल किसी शेल में होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ऑर्बिट, इसको हमने मान लिया घर, सबशेल को मैंने मान लिया कमरा, रूम, ऑर्बिटल को मैंने मान ली अलमारी, और ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन हैज फिक्स ऑर्बिट, फिक्स सबशेल, फिक्स ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक जो बुक है वो एक ही अलमारी के अंदर तो हो सकती है ना, एक पर्टिकुलर बुक। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बुक उसमें भी पड़ी है, ठीक है, वो अलग चीज है कि वो आपके पास उस टाइप की वो वाली बुक 10 कॉपीज है, वो एक अलग चीज है। बट अगर हम सिंगल एक ही बुक की बात करूं, मैं इस पेज की बात करूं जिसपे मैंने ये कुछ लिखा हुआ है, ये वाला पर्टिकुलर पेज, इस पर्टिकुलर पेज को मैं एक ही जगह पे तो ढूंढ सकती हूँ ना पूरे घर में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का था, सब कुछ श्रोडिंजर ने दिया, वेव फंक्शन से उसने ये सारी चीजें निकाली कि हाउ वी कैन सी कि विच एट व्हाट प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या बोला था कि हाँ ये बाहर घूम रहा है, ये ऑर्बिट में घूम रहा है, बट नो, ऑर्बिट के अंदर होता है सबशेल, सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर फिर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। अब ये ऑर्बिट क्या है, सबशेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन तो सबको पता ही है। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं, किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दीज ऑल आर फिक्स। अब देखो ना, एक घर है, एक घर में कोई कैपेसिटी भी तो होती है ना रहने की। अब तुम 50 आदमियों को ले आओगे, 10 आदमियों का घर है, तो कैसे रह पाएंगे? इसी तरीके से इन ऑर्बिटल्स की शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। पहली बात तो ये हो गई। क्वालिटेटिवली, क्वालिटी अगर हम वाइज देखें तो दीज ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रहता है, वो ऑर्बिटल पर्टिकुलर सबशेल में होगा, और वो सबशेल किस में होगा? किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे मैं आपको घर की कहानी बता रही हूँ। कोई एक पर्टिकुलर बुक है, वो अलमारी में होगी, वो अलमारी पर्टिकुलर किसी कमरे में होगी, वो कमरा किसी घर में होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने नीचे लिखे हैं 1 2 3 SPDF 1S 2S, अभी हम बाद में अभी मैं डिस्कस करूंगी। लास्ट पॉइंट इसमें हम ये बात करेंगे कि स्मॉल ऑर्बिटल्स मींस देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी। फिर आगे नहीं प्रोबेबिलिटी की बात मैं कह रही हूँ ना, ये सारा कुछ जो है श्रोडिंजर ने ही एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द वेव इक्वेशन, ठीक है। तो इट मींस जो ऑर्बिटल्स अगर स्मॉल होंगे, देखो अगर घर छोटा होगा, कोई भी घर अगर छोटा होगा और आपको किसी इंसान को उसमें ढूंढना है तो ढूंढना आसान होगा। अगर घर बहुत बड़ा है, 10 कमरों का घर है, जैसे महल कह लो, होटल कह लो, होटल के अंदर एक इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अगर अलमारी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे शेल्फ्स हैं, तो उसमें से एक बुक को ढूंढना मुश्किल होगा, ठीक है। और अगर अलमारी बहुत छोटी सी है, 1-2 शेल्फ है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को और बुक को ढूंढना आसान होगा। तभी वो कह रहा है कि जितनी छोटी चीज होगी, जितना छोटा ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस इज मोर, ठीक है। न्यूक्लियस के पास जो है
इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आसान है अगर जो ऑर्बिटल जो है वो छोटे साइज का। देखो यहाँ पर, ये देखो इसका एरिया बढ़ता चला जा रहा है ना, ये देखो रेडियस बढ़ गया तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ गया तो पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया बढ़ गया ना, रेडियस बढ़ता चला गया, एन पे डिपेंडेंट है रेडियस, ठीक है। तो अब ये जब रेडियस बढ़ता चला गया तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया बढ़ता चला गया। जब एरिया बढ़ता चला गया तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये देखो कितनी सारी जगह है एग्जिस्ट करने के लिए, कितनी सारी जगह है। और अगर यही हम छोटे वाले ऑर्बिटल को देखेंगे तो इसके लिए बिल्कुल छोटा सा एरिया है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन को तुम ढूंढ सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई ऑर्बिटल जितने छोटे साइज का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढना उतना आसान होगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन की वो सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ? तो नाउ वी विल मूव टू द क्वांटम नंबर्स, जो कि हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। थर्ड हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल को हम स्मॉल एन से, एजीम्यूथुअल को हम स्मॉल एल से और मैग्नेटिक को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, स्मॉल और कैपिटल का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बी केयरफुल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन नॉट कैपिटल एन, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर स्मॉल एल नॉट कैपिटल एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम नॉट कैपिटल एल, ठीक है। So these 3 are the quantum numbers which we will study and we will see that which quantum number tells us what. किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। डिस्कशन तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही हो रहा है हमारे पास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बेचारे अंदर पड़े हुए हैं, उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी हम देखते हैं कि ओनली इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है। So we have to study more about the electron and the probability because इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। हमें नहीं पता वो यहाँ है, हमें नहीं पता यहाँ है, हमें नहीं पता यहाँ है, हमें नहीं पता वो किस ऑर्बिटल में है। और उसको नीचे से ऊपर, नीचे लेवल से ऊपर लेवल से या ऊपर लेवल से नीचे लेवल में लाना कितना आसान है और कितना मुश्किल, वी डोंट नो। जब तक हमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता चलेगा, उसकी पोजीशन के बारे में नहीं पता चलेगा, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज फर्दर फॉर एन एटम, ठीक है। बिकॉज एटम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है दैट डिपेंड्स मेनली एंड मोस्टली ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की अभी हम डिटेल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर किस तरीके से कब प्रेजेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम नंबर्स एंड these quantum numbers tells us what. Okay, so now we will move to the quantum numbers, these 3 quantum numbers, which quantum number tells us what and how we can calculate the values of these quantum numbers, and from these quantum numbers we will calculate these SPDF, this is 1s 2s and all that, and the numbers of these particular orbitals की एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कितने सबशेल्स हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? So now we will move to our quantum numbers.